ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? आपको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर आ सर। रही है। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है। ऑलराइट क्लास, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का अटैक हमने स्टडी करना है, और वो है बेसिकली स्टैक बफर ओवरफ्लो अटैक या स्टैक बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ पे डिस्कशन शुरू की थी। उससे पहले हमने मैलवेयर पे डिस्कशन की थी। तो बेसिकली पिछली क्लास में हमने देखा था कि डेटाबेसेस में क्या वल्नरेबिलिटी होती है और किस तरीके से एप्लीकेशन जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, जो कि क्वेरी जनरेट कर रही है, उसमें आप कैसे एक सीक्वल क्वेरी को इंजेक्ट कर सकते हैं। आज हमने बेसिकली देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर आप किसी प्रोग्राम को कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने जब मेलवेयर की डिस्कशन की थी, वायरसेस की, वर्म्स की, तो एक बात बार बार मेंशन हो रही थी कि वायरस अपने आप को किसी एग्जिस्टिंग कोड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। सिमिलरली बैकडोर की जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ऐसा कोड है जो कि बैकडोर ओपन कर दे और वो कोड किसी और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि एक कोड अपने आप को दूसरे प्रोग्राम में कैसे इंजेक्ट कर सकता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर एक मलिशियस कोड आप रन करना चाहते हैं पर आपके पास रूट प्रिविलेजेस नहीं है, तो आप उस कोड को रूट प्रिविलेज के साथ कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इन केस किसी को याद नहीं है रूट प्रिविलेज क्या होता है, तो रूट का बेसिकली मतलब है कि कोई प्रोग्राम प्रोग्राम आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना चाहते हैं, तो वो रूट प्रिविलेज होती है। ठीक है, विंडोज में यूजली एडमिनिस्ट्रेटर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और लिनक्स और यूनिक्स में यूजली रूट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, ठीक है, तो आज हमने इन दो सवालों का जवाब देना है। तो पहला टॉप कॉन्सेप्ट है कि बफर ओवरफ्लो क्या होता है। ठीक है, ये बफर ओवरफ्लो आपने टर्म जो है अपने सिंपल जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स आपने किया था, जहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था, तो वहाँ पे ओवरफ्लो की बात हुई थी। ठीक है, बफर ओवरफ्लो क्या होता है, या बफर ओवररन एक और टर्म है। ठीक है, इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और प्रोग्राम ने एक बफर में, फॉर एग्जांपल अरे है, प्रोग्राम ने अरे के अंदर डेटा राइट करना है, पर अरे का जो साइज था प्रोग्राम ने उससे ज़्यादा डेटा वहाँ पे राइट करने की कोशिश की है। यानी अरे का साइज 10 है और आपने जो है लेट्स सपोज 11 कैरेक्टर उस अरे में कॉपी कर दिए, तो यहाँ पे फिर बफर ओवरफ्लो हो जाता है कि उसकी जो बाउंड्री थी अरे की या बफर की, वो क्रॉस हो गई है और मेमोरी में अरे जो था वो एक लोकेशन के अंदर था। तो ओवरफ्लो का मतलब है कि अब उस लोकेशन से बाहर निकल के नेबरिंग सेल्स के अंदर डेटा राइट किया जा रहा है, और इट इज पॉसिबल कि नेबरिंग सेल जो है वो किसी और को बिलोंग करते हैं। तो वहां पे आपने बेसिकली डेटा को राइट कर दिया। ओके, अब पहला आप लोगों से सवाल है कि ये सिंपल बफर ओवरफ्लो की मैंने बात की है, इसमें आपको कोई मसला नजर आता है? इसका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, नुकसान क्या है आपको इसका? हाँ जी क्लास, वॉलंटियर्स। सिंपल सवाल है, आप अगर बफर से बाहर, आपको जो जगह एलोकेट हुई है प्रोग्राम को, अगर वो उससे बाहर कोई डेटा लिख रहा है तो उसमें मसला क्या होगा आपको? ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि बफर जो है, अगर बफर ओवरफ्लो हुआ है और जो साथ वाली लोकेशन थी मेमोरी में वहां पे डेटा राइट हो गया है, तो इसकी वजह से इट इज पॉसिबल कि किसी और प्रोग्राम का उधर डेटा या एग्जीक्यूटेबल कोड पड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस प्रोग्राम ने अपने एलोकेटेड जगह से बाहर कुछ लिखा है, तो इट इज पॉसिबल कि दूसरे प्रोग्राम के डेटा या एग्जीक्यूटेबल कोड को ओवरराइट कर दिया। तो इसकी वजह से या तो प्रोग्राम का बिहेवियर इरेटिक हो जाएगा, यानी जो एक्सपेक्टेड था उससे हट के वो दूसरा वाला प्रोग्राम, यानी जो ओवरराइट हुआ है उस प्रोग्राम का जो बिहेवियर था वो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, या फिर एरर आ सकता है कि आपने एक ऐसी जगह को एक्सेस करने की कोशिश की है जिसकी आपको इजाज़त नहीं थी, तो वो एरर आ जाएगा, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। जो कि आप देखते हैं कि अरे अगर साइज 10 का है और आपने 11 सेल को एक्सेस करने की कोशिश की है,
तो आपका प्रोग्राम वहीं पे आपको एरर दे देता है, ठीक है। पर अगर आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है यूजिंग पॉइंटर्स, तो फिर आपको एक फ़र्क किस्म का एरर फेस करना पड़ता है, ठीक है, उसकी डिटेल में नहीं जाता। उसके अलावा इनकरेक्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं, और वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बफर ओवरफ्लो का मसला है, ठीक है। तो ये सिंपल बफर ओवरफ्लो का मसला है कि आपने किसी ऐसी जगह को ओवरराइट कर दिया है जिसकी वजह से या तो दूसरा प्रोग्राम करप्ट हो जाएगा, या आपको प्रोग्राम को कोई एरर आ जाएंगे, या अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा। और ज़्यादा सीरियस इशू क्या है? ज़्यादा सीरियस इशू है कि आप बफर ओवरफ्लो के थ्रू एक अटैक कंडक्ट कर सकते हैं जिसे कहा जाता है स्टैक स्मैशिंग अटैक, ठीक है। इस तरीके से आप डेटा राइट करें कि ज़बरदस्ती बफर ओवरफ्लो हो, ठीक है, और ओवरफ्लो हो के बफर ऐसी जगह पे राइट करना शुरू कर दे जहां पे एग्जीक्यूटेबल कोड पड़ा हुआ है, और उस एग्जीक्यूटेबल कोड वाली जगह पे आप जो डेटा राइट कर रहे हैं वो एक्चुअल कोई डेटा ना हो, वो एक्चुअल कोई कोड हो, कोई मशीन कोड हो, मलिशियस मशीन कोड हो। तो अब क्या होगा कि अगर वो बफर ओवरफ्लो किया है और एक ऐसी जगह पे मशीन कोड आपने लिख दिया है जो कि एग्जीक्यूटेबल जगह है, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो मशीन कोड रन होगा, मलिशियस कोड है वो बाय द वे, और उसकी वजह से जो भी गलत बिहेवियर होना था, जो मेलवेयर वाला बिहेवियर था, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और ख़तरनाक बात ये होती है कि अगर बफर लिखने वाला, यानी जिस प्रोग्राम का बफर ओवरफ्लो किया है, अगर वो प्रोग्राम ऐसा था कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होती हैं, तो अब क्या होगा कि जो मलिशियस कोड आपने लिखा है, वो मलिशियस कोड भी जो है, जो इंजेक्ट किया है, वो मलिशियस कोड भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ एग्जीक्यूट होगा। ये सिनेरियो बहुत खतरनाक होता है। यानी आप अपनी मशीन देखें, आपका विंडोज रन कर रहा है, लिनक्स जो भी मशीन है, उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो कि रूट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ रन करती है। सो मच सो कि अगर उस प्रोग्राम को आपने रन भी करना होता है या इंस्टॉल करना होता है, तो आप आम अकाउंट से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट चाहिए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि ये प्रोग्राम जब भी रन करना है, इसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है, और जिस जिस काम की इजाज़त एडमिनिस्ट्रेटर को होती है, उस काम की इजाज़त इस प्रोग्राम को भी होगी। पर अगर उस प्रोग्राम के अंदर आपने मलेशियस कोड इंजेक्ट करवा दिया किसी तरीके से, तो अब वो मलेशियस कोड जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ ही रन करेगा, और ये सिनेरियो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब उसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती। यानी नॉन प्रिविलेज कोड रन करें, तो अगर वो कोई ख़ास मेमोरी लोकेशन को या कोई बूट को एक्सेस करना चाहता है, बूट सेक्टर को, जहाँ कोई बहुत ही सीरियस एक्टिविटी करना चाहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रोक देगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे रूट प्रिविलेज नहीं है। पर अगर रूट प्रिविलेज मिल जाती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नहीं रोक सकता, फिर वो जो मर्जी करना चाहे उसे इजाज़त है, ठीक है। और इस तरह का काम यूजुअली लोग करते हैं कि किसी तरीके से बिन स्लैश शेल, यानी जो रूट, जो शेल होती है, शेल या कमांड लाइन जो होती है, जो हमने पहले भी देखा था, तो किसी तरीके से कमांड लाइन को किसी ऐसे, यानी कमांड लाइन का कोड आप एग्जीक्यूट करने के लिए वो कमांड किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर इंजेक्ट कर दें जो कि रूट प्रोग्राम है, तो अब जो शेल खुलेगी वो रूट एक्सेस के साथ खुलेगी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के साथ। यानी मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज आप यूएमटी के लैब में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर आपका अपना नहीं है, तो आप जब उस कंप्यूटर में कमांड लाइन खोलेंगे तो आपको एज अ स्टूडेंट यूजर प्रिविलेज मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगी। पर अगर आप किसी तरीके से वो कमांड लाइन खोलने वाली जो कमांड होती है वो खुद टाइप ना करें, वो कमांड आप किसी तरीके से किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर इंजेक्ट करा दें जिसको रूट प्रिविलेजेस हैं, तो अब क्या होगा, अब वो कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो आपको जो कमांड लाइन खुल के मिलेगी वो रूट प्रिविलेजेस वाली मिलेगी,
उसमें आप जो मर्जी काम कर लें, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, और ये एक काफ़ी खूबसूरत अटैक है जो कि आप अपने लैब के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मशीन की, इन सम केसेस मशीन एक्सेस चाहिए होती है, इन सम केसेस रिमोट एक्सेस से भी हो सकता है, पर अगर मशीन एक्सेस है फिर ये स्टैक स्मैशिंग काफ़ी आसान हो जाती है। और जो आप यूएमटी में अगर करें किसी तरीके से, तो उस मशीन के ऊपर आपको रूट प्रिविलेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस अटैक की आप डिटेल देखनी है। एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ऑलराइट, तो अब एक हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अजम्पशन है कि आप उस कंप्यूटर के ऊपर ही बैठे हुए हैं जिसको आप अटैक करना चाह रहे हैं। ठीक है, पर उस कंप्यूटर पे आपको रूट प्रिविलेज नहीं है फॉर एग्जांपल। ऑलराइट, तो अब क्या होता है, स्टैक बफर ओवरफ्लो कैसे होगा, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये कोड बेसिकली क्या करता है, यूज कमांड लाइन पे यूजर से कोई इनपुट लेगा और वो आर्ग्यूमेंट जो है वो, यानी जो इनपुट आपने कमांड लाइन पे दी है फंक्शन को, प्रोग्राम को, वो इनपुट पास होगी फू फंक्शन को, और फू फंक्शन जो है उस इनपुट को स्टोर करेगा एक अरे में, कॉपी करेगा एक अरे में जिस अरे का नाम है सी, इसकी टाइप कैरेक्टर है और इसका साइज 12 है। ये बात लाजमी है, साइज 12, ये हम बाद में देखते हैं क्यों। तो फंक्शन एक प्रोग्राम देख लेते हैं, इंट मेन है, इसमें आपकी वो आर्गुमेंट बेसिकली पास हो रही है जो कि आप कमांड लाइन पे देते हैं। ठीक है, वो आर्गुमेंट एज इज पास हो जाती है फू फंक्शन को। फू फंक्शन क्या करता है, एक अरे डिक्लेयर करता है और साइज 12 कैरेक्टर अरे है। उसके बाद इस जो भी इनपुट पास हुई थी वो इस अरे के अंदर कॉपी कर रहा है, str कॉपी कमांड, स्ट्रिंग कॉपी कमांड फंक्शन के थ्रू। और याद रखिए कि स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो है ये अनसेफ फंक्शन है, ये बाउंड चेकिंग नहीं करता। यानी अरे का साइज 12 है तो आप 12 कैरेक्टर कॉपी करेंगे तो ठीक है, अगर 13 कॉपी करेंगे तो इस फंक्शन को बाउंड चेकिंग करनी चाहिए थी, पर ये नहीं करता, ये 13 को कॉपी कर लेगा। अगर आप 100 कैरेक्टर पास करेंगे तो सरे में 100 कैरेक्टर कॉपी कर लेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये पॉइंट क्रिटिकल है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो है वो सेफ नहीं है क्योंकि वो बाउंड चेकिंग नहीं करता, और बाउंड चेकिंग नहीं करता उसकी वजह से जो खतरा दरपेश होता है वो हम अभी एग्जांपल में देखते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट है कि एक बात याद रखें, आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में और ऊप के कोर्स में ये बात पढ़ी होगी कि आपका एक स्टैक होता है। ठीक है, एक कॉल स्टैक होता है कि लेट सपोज आपका मेन फंक्शन रन कर रहा है, तो उस टैग के अंदर मेन के जो पैरामीटर्स हैं, मेन के जो लोकल वेरिएबल्स हैं, मेन का जो रिटर्न एड्रेस है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो स्टोर हो जाती हैं स्टैक में। अब मेन फंक्शन अगर किसी और फंक्शन को कॉल करता है, फॉर एग्जांपल फू फंक्शन है इन दिस एग्जांपल, तो अब क्या होगा कि उस टैग के अंदर फू फंक्शन की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन, अब ये है लेट सपोज यहाँ पे जो है सारी जो मेन फंक्शन था यानी कॉलिंग फंक्शन जो था उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। जब फू कॉल हुआ है तो स्टैक के ऊपर ये सारी चीजें स्टोर हुई हैं। अब ये चीजें क्या है, नंबर वन रिटर्न एड्रेस, कि जब फू फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो कहां पे रिटर्न करना है, यानी रिटर्न का मतलब है कि मेन फंक्शन की किस लाइन ऑफ कोड से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करनी है, ये रिटर्न एड्रेस का मतलब है। यानी अगर फू फंक्शन यहां पे कॉल हुआ है तो अब जब ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इस लाइन से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करनी है रिटर्न 0 से। तो ये एड्रेस जो है ये यहां पे पड़ा होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाए, आगे सेव फ्रेम पॉइंटर है, इस चीज की डिटेल को इग्नोर कर देंगे, नेट पे आप बेशक देख लेना, आज के लेक्चर से रेलिवेंट नहीं है। फिर लोकल वेरिएबल जो है या पैरामीटर जो है, तो यहाँ पे पैरामीटर स्टोर हो गया है कैर स्टार बार,
यानी बार एक वेरिएबल है विच इज पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, और वो आपको नजर आ रही है कि फू में पास हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक 12 कैरेक्टर्स का अरे क्रिएट हुआ है। तो बेसिकली स्टैक जो है उसके ऊपर इतनी जगह एलोकेट हो जाएगी जिसके अंदर 12 कैरेक्टर स्टोर हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है, और ये बात क्रिटिकल है। ये लोकेशन जो है ये क्रिटिकल है। आज का पूरा लेक्चर इस लोकेशन के ऊपर है कि ये 12 सेल्स की जगह एलोकेट स्टैक में हुई है। अभी तक कोई इनपुट नहीं हमने पास की, अभी कोई इनपुट नहीं है यहाँ पर, अभी बस स्टैक आपको शो किया जा रहा है। अब एक क्रिटिकल बात याद रखें, क्रिटिकल बात क्या है कि स्टैक ग्रोज इन दिस डायरेक्शन। इस जुमले का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब फू जो है, फू फंक्शन अगर किसी और फंक्शन को कॉल करता, यानी लेट्स सपोज इधर एक फंक्शन कॉल किया है ऐड 1 और 2, लेट्स सपोज ये फंक्शन कॉल किया, तो अब क्या होगा कि ऐड रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, ऐड फंक्शन रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन स्टैक पे स्टोर करनी है, वो सारी अब इस लोकेशन में पड़ी होगी। यानी जहां पर मेन फंक्शन की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जहां पे फू फंक्शन की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और फू ने अगर किसी फंक्शन को कॉल किया तो वो इंफॉर्मेशन जहां पे पड़ी होगी। उस फंक्शन ने किसी और को कॉल किया तो स्टैक के ऊपर एक और जगह बन जाएगी, वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। ये पॉइंट समझ आई है? ओके। पर दूसरी बात भी समझें, अब वो बात है कि मेमोरी एड्रेसेस जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये पॉइंट क्रिटिकल है, क्यों? अब ये पॉइंट समझें, यहां पे फू की स्टैक की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, क्लियर है? अब अगर 11 वैल्यूज अरे में स्टोर किए तो वो यहां पे पड़ी होंगी, जहां तक आप क्लियर हैं? अब अगर 12वीं जगह 12वां कोई कैरेक्टर राइट होता है, एज इन सॉरी 12वां नहीं, 0 से 11 है, और 13वां कैरेक्टर राइट होता है, तो वो 13वां कैरेक्टर कहां पे राइट होगा? इस जगह पे नहीं, वो इस जगह पे राइट होगा। ये पॉइंट क्रिटिकल है, समझें कि स्टैक ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी स्टैक के अंदर कोई भी नए प्रोग्राम की, नए फंक्शन की इंफॉर्मेशन आती है तो वो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ सेव हो ही जाएगी। और किसी एग्जिस्टिंग स्टैक के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है जो कि अपनी जगह से बढ़ के तजावुज करती है एलोकेटेड स्पेस से, तो वो इस डायरेक्शन में तजावुज करेगी। यानी यहाँ के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। आपको नजर आ रहा है कि इवेंचुअली वो किसी और की जगह को ओवरराइट कर देगी। ठीक है, ये पॉइंट बस समझ लें, इसके बाद बाकी का लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास, जो है 1 मिनट इस स्लाइड को जो है पूरा फंक्शन एक दफा पढ़ें और इस टैग को एक दफा देख लें, और उसके बाद कोई सवाल है, 2 मिनट के बाद कोई सवाल है तो आप मेरे से कर लेना, और 2 मिनट इस चीज को देखें क्योंकि ये क्रिटिकल है। हाँ जी क्लास, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, नो सर। अब अगला एग्जांपल देखें। तो यहाँ पे क्या है कि इंट मेन जो प्रोग्राम आपने रन किया है यूजिंग कमांड लाइन,
तो उसमें जो आपने इनपुट पास किए कमांड लाइन के थ्रू, वो इनपुट स्ट्रिंग है हेलो। तो अब देखें इस स्टैक में क्या होता है। इस स्टैक में जो अरे था उसके अंदर HELLO और \0 यानी नल कैरेक्टर जो है वो कॉपी हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ। जो जगह एलोकेटेड थी उसमें से जितने सेल्स चाहिए थे उनके अंदर डेटा कॉपी हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल परफेक्ट, लीगल, वैलिड, नॉर्मल बिहेवियर। इसमें कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि मलिशियस एक्टिविटी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो मैं फिर से एक रीकैप कर दूं कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है और वो फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करता है, वो फंक्शन किसी और को कॉल करता है, तो इन सारों की एक एंट्री बन जाती है कॉल स्टैक के ऊपर, जो कि रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर पड़ा होता है। और हर फंक्शन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, उसका रिटर्न एड्रेस, यानी वो फंक्शन जो है जब खत्म होगा तो किस लोकेशन से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी, पेरेंट फंक्शन के। तो एक ये रिटर्न एड्रेस होता है कि प्रोग्राम खत्म, फंक्शन खत्म होगा तो इस एड्रेस पे जाना है, जहां से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करनी है। इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, वो सारे इस टैग के ऊपर पड़े होते हैं। बस ये बात याद रखें। अब एक्चुअल अटैक की तरफ जाते हैं। अब यहां पे देखें आपका, अब आपने जो कमांड लाइन थी उसमें जो आपने इनपुट दी है वो ये इनपुट है। उसमें आपको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा एज है। उसके बाद \x08, \x35, \xC0, \x80। अब ये क्या चीज है? ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, इस स्लाइड पे आप कंसंट्रेट करें। आपका अरे था, उसका साइज 12 है, तो वहां पे 12 एज फिट आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरे पूरा हो गया। अरे में और जगह नहीं है। और मैंने ये कहा था कि अगर जो अरे था उससे आगे आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो अगली लोकेशन पे लिखना शुरू हो जाएगा। अगली का मतलब है कि बाकी के एज जो है वो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इधर 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एज थे, वो कॉपी हो गया। अब उसके बाद क्या चीज कॉपी हो रही है? \x08, \x35, \xC0, \x80। अच्छा ये क्या है? अब पहली चीज तो ये देखें कि ये पिंक रंग का डब्बा जो है ये था क्या? यहां पे आपको नजर आ रही है कि इस पिंक रंग की जो लोकेशन है इसमें रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है कि जब इस फंक्शन फू फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद कहां से मेन फंक्शन ने एग्जीक्यूशन रिज्यूम करनी है। तो वो जो लाइन ऑफ कोड है वो रैम की जिस लोकेशन में पड़ा हुआ है, यानी इन दिस एग्जांपल रिटर्न 0 जो लाइन ऑफ कोड है, इस रिटर्न 0 की एक्चुअल लोकेशन का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस इस पिंक जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये क्लियर होना लाजमी है। तो ये पिंक जगह जो है यहाँ पे बेसिकली एड्रेस पड़ा हुआ है उस जगह का जहां से प्रोग्राम रिज्यूम करेगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब अगला सवाल है कि \x08, \x35 ये क्या चीजें हैं? तो अब यहां पे देखें क्लास, ये बेसिकली क्या है? एक मिनट, यहां पे देखें कि स्टैक का जो स्टार्टिंग एड्रेस था वो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, यानी रैम में स्टैक का नहीं यार, स्टैक के अंदर जो अरे था, जो बफर था,
ये बफर है, अरे बफर, अरे बफर। तो ये बफर जहां पे पड़ा हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? तो स्टार्टिंग एड्रेस है 0x। 0x का मतलब है कि ये हम हेक्साडेसिमल नोटेशन में बात कर रहे हैं। इन रियलिटी आपका चाहे मेमोरी लोकेशन हो, चाहे मेमोरी के कॉन्टेंट्स हो, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर बाइनरी में पड़ा होता है, 0 1 होते हैं। पर जब हम प्रोग्राम, ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम की बात करते हैं, तो हम यहाँ तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं या हेक्साडेसिमल में। तो इस मेमोरी एड्रेस का जो लोकेशन है उसका एड्रेस है इन हेक्साडेसिमल 80 C0 3508। ठीक है, ये इस लोकेशन का एड्रेस है इन हेक्साडेसिमल। ओके, अब इस लोकेशन पे हमने क्या चीज कॉपी की है? 80। 80 कहां पे कॉपी किया है? इधर किया है। फिर C0, C0 कहां पे कॉपी किया है? इधर किया है। फिर 35 कहां पे कॉपी किया है? इधर कॉपी किया है। और फिर 08 कहां पे कॉपी हुआ है? यहां पे कॉपी हुआ है। तो कहने का मतलब है कि रिटर्न एड्रेस वाली जगह पे जो पिंक डब्बा है, जहां पे रिटर्न एड्रेस होना चाहिए था, यानी जब प्रोग्राम खत्म होगा, फंक्शन खत्म होगा, सॉरी, जब फंक्शन खत्म होगा तो कहां पे रिज्यूम करना है? आपने ये वाला एड्रेस दे दिया, जहां से रिज्यूम करना है। और यहाँ पे तो ए लिखे हुए हैं, और ए तो इंग्लिश का लफ्ज है, तो इससे नुकसान क्या होगा? तो वो हम अभी देखते हैं। पर अभी इस जुमले को समझने की कोशिश करें कि हमने इस पिंक वाली जगह पे किसी तरीके से ये एड्रेस राइट करवा दिया है। किस चीज का एड्रेस? यहाँ का एड्रेस, जो स्टार्टिंग लोकेशन थी उसका एड्रेस। असूली तौर पे इनिशियली ये जो पिंक जगह थी, जहां पे एड्रेस पड़ा हुआ था मेन फंक्शन के रिटर्न 0 वाली लाइन ऑफ कोड का, यानी जब फू की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो फंक्शन कहां से रिज्यूम करेगा? रिटर्न 0 वाली लाइन से। पर अब आपने उसे ओवरराइट कर दिया, यानी आपने एक ऐसी इनपुट दी जो कि इतनी बड़ी थी कि उसने अपने जो अरे वाली एलोकेटेड जगह थी उसे तो ओवरफ्लो कर दिया, पर उसके बाद इतना ज्यादा और ओवरफ्लो किया कि इवेंचुअली ये जो एड्रेस था, ये एड्रेस इस रिटर्न एड्रेस वाली जगह पे ओवरराइट कर दिया। क्लास, ये पॉइंट आपको क्लियर है? अब यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आपको सवाल ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 80, यहाँ पे C0, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 08। असूली तौर पे तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे बात आ जाती है लिटिल एंडियन और बिग एंडियन की। ठीक है, अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, जी आप बेसिकली जब कोई अपना कंप्यूटर असेंबली का कोड प्रोग्राम कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि लिटिल एंडियन और बिग एंडियन में क्या फ़र्क होता है। कि बेसिकली आपका जो मेमोरी में चीज़ राइट करने का तरीका होता है, बिग एंडियन में एक डायरेक्शन होती है, लिटिल एंडियन में उससे बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में राइट किया जाता है। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है वो लिटिल एंडियन है। अगर बिग एंडियन हुआ तो फिर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर उसकी डिटेल में भी ना आ जाए, वो अभी बिला वजह कंफ्यूजन ऐड होने का डर है। तो अभी बस इस बात को समझें कि एड्रेस को हमने लिटिल एंडियन फॉर्मेट में कॉपी करवा दिया रिटर्न एड्रेस वाली जगह पर। एनी क्वेश्चन क्लास? ओके, अब बात यह है कि हमने इधर ए लिख दिया है। ए से क्या नुकसान हो रहा है? ए तो इंग्लिश का लफ्ज है। जब आपका प्रोग्राम रिज्यूम करेगा और आपका प्रोग्राम फू जब खत्म होगा तो फू खत्म होने के बाद रिटर्न एड्रेस चेक किया जाएगा और फिर एग्जीक्यूशन इस पॉइंट से स्टार्ट की जाएगी, रिज्यूम की जाएगी। और यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटेबल कोड तो नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, एस की कोड पड़े हुए हैं, तो वो तो एग्जीक्यूटेबल है भी नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने इसे अटैक कैसे बनाना है? तो अटैक फिर बेसिकली क्या होता है कि जब फू रिटर्न करेगा
यानी उसने कंप्लीट कर लिया है, वो स्टैक से उतार दिया जाएगा क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है। तो अब जो उसका जो रिटर्न एड्रेस था, ठीक है, उस रिटर्न एड्रेस पे एग्जीक्यूशन जाएगी और वहां से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी। अब बात यह है कि हमने जब उस लोकेशन जो रिज्यूम जिस लोकेशन से करना है, हमने वहां पे ए लिखा हुआ है। अगर हम ए की बजाय कोई एक्चुअली, यानी देखें अटैकर ने बताया ना कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, अटैकर ने कहा कि मैं ए लिखना चाहता हूँ, तो वहां पे ए लिख दिया गया है। अब अटैकर कह सकता है कि मैंने ए नहीं लिखना, मैंने कुछ और चीज लिखनी है, तो जो भी चीज अटैकर लिखना चाह रहा है वो उस बफर में लिख सकता है। अब अटैकर क्या लिखेगा, ठीक है, अटैकर जो है एज की बजाय, यानी ए का एक स्ट्रिंग था जो मैंने शो किया है, उसकी बजाय अटैकर क्या करेगा, एक कोड लिख देगा, यानी हेक्साडेसिमल फॉर्म में एक कोड जो है वो कोड कॉपी करेगा इस बफर के अंदर, और वो कोड क्या होगा, वो मशीन कोड होगा। अब क्या होगा, अब जब फू एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है और आपका जो रिटर्न एड्रेस है उसकी वजह से आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो बफर के स्टार्ट पे पहुंच जाती है, वहां से शुरू होती है, तो वहां पे तो अब ए नहीं पड़े हुए हैं, वहां पे तो अब मशीन कोड पड़ा हुआ है और मलिशियस मशीन कोड पड़ा हुआ है। इन केस किसी को नहीं पता मशीन कोड क्या होता है, तो बेसिकली आप जब भी किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, आप उसे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल होती है, उस एग्जीक्यूटेबल के अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं वो मशीन कोड में होते हैं। मशीन कोड इज अ लैंग्वेज जो कि आपका कंप्यूटर समझ सकता है, और प्रोग्रामिंग का बेसिकली काम यही होता है कि आपने ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम को कंपाइलर इस्तेमाल करके कन्वर्ट करना है इनटू मशीन रीडेबल प्रोग्राम। तो वो मशीन कोड जो है वो अटैकर इस बफर के अंदर कॉपी कर देगा। तो अब जब एग्जीक्यूशन इस बफर के स्टार्ट से शुरू होगी, रिज्यूम करेगी, तो वो तो मशीन कोड है, तो वो मशीन कोड पर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो मशीन कोड मलिशियस है, विशियस है, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर काफी नुकसानदेह काम हो सकता है। और यहाँ पे मैं तो ये बेसिकली इंजेक्शन होगी, यानी लेक्चर के शुरू में मैंने दो सवाल रेज किए थे। नंबर वन, कि आप किसी प्रोग्राम के अंदर अपना मलिशियस कोड कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है। और दूसरा मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि आपने एक प्रोग्राम रन करना है तो उसे रूट प्रिविलेज के साथ कैसे रन कर सकते हैं, तो वो भी यहीं पे हो रहा है कि आपने जिस प्रोग्राम, यानी जिस प्रोग्राम के अंदर आपने ओवरफ्लो करवाया है, ठीक है, विक्टिम प्रोग्राम जो है, अब विक्टिम प्रोग्राम अगर रूट प्रिविलेज के साथ रन कर रहा था, तो आपका जो मलिशियस कोड जो आपने इंजेक्ट करवाया है वो भी अब रूट प्रिविलेज के साथ रन करेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी उसके पास, वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्नॉलेज करेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ रूट, एज अ सुपर यूजर। आप लोगों में से जितनों ने यूनिक्स या लिनक्स इस्तेमाल किया है, मैं उन्हें एक एग्जांपल दे देता हूं कि आप कुछ प्रोग्राम्स को रन करते हैं यूजिंग द सूडो कमांड। तो सूडो बेसिकली यही होता है कि वो उस प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देता है। सिमिलरली जो विंडोज़ के यूज़र हैं उन्होंने देखा होगा कि वो कभी एप्लीकेशन का जो आइकॉन होता है उसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो भी यही चीज होती है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर पावर मिल गया। पर एडमिनिस्ट्रेटर और सूडो दोनों के लिए आपको पासवर्ड चाहिए रूट अकाउंट का या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का। इस अटैक में क्या हो रहा है कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन रन कर रही है जो कि ऑलरेडी रूट अथॉरिटी वाली है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी कोड होता है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर ही रन करता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कोई कोड है जिसे आपने ओवरफ्लो करवाया है और ओवरफ्लो करवा के आपने अपना इंजेक्ट करवा दिया कोड, तो अब वो कोड जो है वो भी रूट प्रिविलेज के साथ रन होगा और उसकी वजह से बहुत नुकसान होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास?
यार इस लेक्चर में तो बहुत ज्यादा सवाल होने चाहिए। हाँ जी, चलें, ठीक है। अब एक सवाल जो आपको होना चाहिए था, वो सवाल ये होना चाहिए कि हाउ डू वी कॉपी अ प्रोग्राम टू द स्टैक बफर कैर सी जो 12 अरे है। यानी पहला सवाल तो ये कि मैंने आपको कह दिया कि ए जो ए लिखे हुए थे, उसकी बजाय आप कोड लिखें, मशीन कोड। तो पहला सवाल है कि मशीन कोड कहाँ से आएगा? यानी सी प्लस प्लस कोड तो आपके हाथ में होता है, और मशीन कोड कहाँ से आएगा आपके पास? तो उसका जवाब ये है कि आप एक प्रोग्राम लिखें, जो भी प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं, मलिशियस प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके प्रोसेस के थ्रू गुजर के एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बना लें। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई, ये आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों ने किया हुआ है। यानी जब भी आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइल करते थे, तो जो फोल्डर होता था, वर्किंग फोल्डर, वर्किंग डायरेक्टरी जो होती थी, उसमें एक .exe फाइल बन जाती थी, वो एग्जीक्यूटेबल है। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करें यूजिंग अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड अ डिसअसेंबलर। यानी अगर आप जीडीबी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यानी जीडीबी कंपाइलर है अगर आपका, सॉरी जीसीसी कंपाइलर है, अगर आपने यूनिक्स लिनक्स में प्रोग्रामिंग की है तो आप जीसीसी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कोड ब्लॉक्स में प्रोग्रामिंग की है, आई थिंक कोड ब्लॉक जो है वो भी जीसीसी इस्तेमाल करता है। किसी को याद है, कोई जवाब देना चाहेगा मुझे? कोड ब्लॉक जीसीसी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? ऑल राइट, ठीक है, आई थिंक वो भी करता है। तो जीसीसी के साथ एक डीबगर होता है जो कि जीडीबी डीबगर है, तो उसके साथ एक डिसअसेंबलर का भी फंक्शन होता है। तो डिसअसेंबलर बेसिकली क्या करता है, वरना आप अलग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, डिसअसेंबली सॉफ्टवेयर, वो गूगल पे आप देख लेते हैं, आपको मिल जाएगी। तो डिसअसेंबलर क्या करता है कि आपकी जो एग्जीक्यूटेबल है वो आपको डिस्प्ले कर देगा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, यानी उसका असेंबली कोड शो कर देगा, असेंबली कोड। ठीक है, सी प्लस प्लस कोड तो ऑलरेडी आपके हाथ में था, जब आपने डिसअसेंबलर में उसे ओपन किया या डिबगर में ओपन किया है, तो उसका जो असेंबली कोड है वो भी आपको नजर आ गया। और असेंबली कोड के साथ वो एक और चीज शो कर रहा होता है, वो होता है हेक्साडेसिमल कोड। यानी असेंबली तो प्रोग्राम है ना, फॉर एग्जांपल मूव, कॉमा, रजिस्टर नेम, कॉमा, जो भी वैल्यू है, ये असेंबली है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। सी प्लस प्लस से कम, पर ह्यूमन रीडेबल नॉनदलेस। कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड पढ़ता है, वो असेंबली या सी प्लस प्लस नहीं पढ़ रहा होता। तो मशीन कोड जो है वो उसके साथ ही नजर आ जाएगा इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो आपने बस ये करना है कि हर लाइन के साथ जो हेक्साडेसिमल का कोड है वो आपने कॉपी कर देना है, बस, दैट्स इट। वो हेक्साडेसिमल का कोड कॉपी कर लें, इन एज की बजाय उस हेक्साडेसिमल वैल्यूज को आप कॉपी करेंगे, और जब उन हेक्साडेसिमल वैल्यूज को इनकाउंटर करेगा आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम रन कर रहा है, तो वो उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और एक बात याद रखें कि जब आप हेक्साडेसिमल वैल्यू को बफर में कॉपी करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको \x लिखना पड़ता है। क्यों? ताकि आपका जो भी रन कर रहा है प्रोग्राम, उसे पता हो कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज एक्चुअली अ हेक्साडेसिमल वैल्यू। उसे एज अ डेसिमल, एज अ बाइनरी, एज समथिंग एल्स ना ट्रीट करें, उसे एज हेक्साडेसिमल वैल्यू ट्रीट करें। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल जो मशीन कोड आपने लिखा है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। पहला सेल जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर अगले सेल के अंदर जो मशीन कोड था वो रन होगा, फिर उससे अगले सेल के अंदर मशीन कोड है वो रन होगा, और इस तरीके से जो भी आपने मलिशियस कोड लिखा है उसकी सारी लाइनें 1 बाय 1 रन हो जाएंगी। और क्लास इस तरह का जो मलिशियस कोड होता है उसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है जो कि साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में आप काफ़ी इनकाउंटर करेंगे, एंड दैट इज शेल कोड। शेल कोड बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो कि मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में आपने लिख दिया है,
और आपने किसी और प्रोग्राम के अंदर किसी तरीके से इंसर्ट करवा दिया ताकि वो उसकी एग्जीक्यूशन जब हो रही हो तो शेल कोड भी साथ ही रन कर जाए, तो इस चीज़ को शेल कोड कहते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? तो ये पहली प्रॉब्लम थी जो कि आपको फेस होनी थी। और बाय द वे गूगल पे जाके लिखें हाउ टू राइट शेल कोड, तो आपको काफ़ी आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि एक नॉर्मल C++ प्रोग्राम को एक शेल कोड यानी मशीन रीडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट करने का आपको तरीका बताता है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है कि मैंने बड़े आराम से आपको कह दिया, पीछे जहाँ पे मैंने बड़े आराम से आपको कह दिया कि ये जो जगह है इस जगह पे आपने ये वाला एड्रेस लिखना है, और ये एड्रेस किस चीज़ का है? इस स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस है। अब पहला सवाल ये आएगा कि आपको इसका स्टार्टिंग एड्रेस कैसे पता लगा है, और ये सवाल आपको मेरे से पूछना चाहिए था कि मैंने जब कहा कि स्टार्टिंग एड्रेस ये है तो आपको सवाल पूछना चाहिए कि ये आपको कैसे पता लगा स्टार्टिंग एड्रेस ये है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी अपनी मशीन है तो सिंपली आप डिबगर रन करें, डिबगर आपको बता देगा कि ये बफर किस मेमोरी एड्रेस पर पड़ा हुआ है, और साथ वो बता देगा कि डिफरेंट जो स्टैक के वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल स्टैक में किस किस लोकेशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर तो अपनी मशीन पे फिर तो मसला नहीं है, समझ आइए। अगर आप किसी फॉर एग्जांपल यूएमटी की मशीन पे आप बैठे हुए हैं तो आप प्रोग्राम को खोलें, डिबगर के अंदर खोलें, आपको नज़र आ जाएगा कि इसका जो बफर है वो स्टैक के अंदर किस लोकेशन में पड़ा हुआ है, उसका मेमोरी एड्रेस आपको हेक्साडेसिमल में मिल जाएगा, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है। पर लेट सपोज आप रिमोट अटैक कर रहे हैं। रिमोट अटैक का मतलब है कि आप मशीन के ऊपर नहीं बैठे हुए हैं, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने घर पे आपने एक प्रोग्राम लिखा है और वो प्रोग्राम आप यूएमटी की किसी एक मशीन को इन्फेक्ट करवाता है, और फिर वो वायरस है या वर्म है तो वो कोशिश करते हैं कि यूएमटी के नेटवर्क पे जितनी मशीन है अपने आप को उन सारी मशीन में वन बाय वन कॉपी करें। तो इन दैट केस आपको कैसे पता लगेगा? हर मशीन पे स्टार्टिंग एड्रेस फर्क होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि उस बफर का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? तो उसका भी एक सोल्यूशन है, वो है कि हमें स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए नहीं, हमें स्टार्टिंग एड्रेस ही चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बफर के अंदर एनओपी स्लेडिंग करते हैं। एनओपी स्लेड का क्या मतलब है कि हमने जब ओवरफ्लो कराना है तो हम सिर्फ शेल कोड नहीं लिखेंगे, हम शेल कोड से पहले काफी सारे एनओपी लिख देंगे। एनओपी क्या होते हैं? नो ऑपरेशन। जिन लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली का कोर्स किया हुआ है उन्हें पता होगा कि नो ऑपरेशन का मतलब है कि बेसिकली एक ऐसी मशीन कमांड होती है जिसे अगर मशीन एक मशीन कोड होता है जिसे मशीन एग्जीक्यूट करे तो कुछ भी नहीं होता। यानी नो ऑपरेशन का मतलब है कि मशीन जब इसे एग्जीक्यूट करेगी तो कुछ भी नहीं होगा और वो अगली इंस्ट्रक्शन पे चली जाएगी। अगली इंस्ट्रक्शन अगर नो ऑपरेशन है तो फिर भी कुछ नहीं होगा और वो अगली इंस्ट्रक्शन पे चली जाएगी। अब इस चीज का फायदा क्या है? अब इस चीज का फायदा ये है कि अब आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं चाहिए बफर का, स्टार्टिंग एड्रेस। आपको बस कोई ऐसी, आपने बस किसी ऐसी जगह पे जाना है, यानी बफर में आप इतने ज्यादा एनओपी लिख दें, नो ऑप्स लिख दें कि जब रिटर्न एड्रेस किसी लोकेशन पे जाएगा तो बस यू हैव टू मेक श्योर कि वो किसी ऐसी लोकेशन पे जाए जहां पे नो ऑप पड़ा हो, यानी इनमें से किसी एक लोकेशन पे भी वो अगर चला गया है तो आपको मसला नहीं है। और आप ढेर सारे नो ऑप लिख देते हैं, ढेर सारे नो ऑप लिख देते हैं ताकि इनमें से किसी भी एक जगह पे अगर चला जाए तो अब क्या होगा, अब वो नो ऑप को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, अगले पे आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, अगले पे आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, अगले पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका शेल कोड पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपकी शेल कोड की एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चाहिए, आपने बस इंश्योर करना है कि स्टैक के अंदर इतना बड़ा ओवरफ्लो आप करते हैं
कि बैक स्लैश के वो नो ऑपरेशन जो है इंस्ट्रक्शन वो बहुत ज़्यादा कॉपी हो जाए। और बाय द वे इस जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उसमें नो ऑप के जो कॉरेस्पॉन्डिंग कमांड है हेक्साडेसिमल मशीन कोड है वो है 90। यानी आप बैक स्लैश एक्स 90 लिखेंगे तो बेसिकली मशीन जो है वो उसे ट्रीट करेगी एज अ नो ऑपरेशन, नो ऑप। और इस कॉन्सेप्ट को नो ऑप स्लेड कहते हैं। स्लेड बेसिकली क्या होता है, अगर आपने देखा हो कि बर्फ के ऊपर कुछ लोग अगर स्लाइड करना चाहते हैं तो एक स्लेड होती है जिसके ऊपर वो बैठते हैं और वो फिर पहाड़ की चोटी से नीचे तक जो है वो स्लाइड करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एक ऊंचाई पे आप एक जगह पे आपका कोड गया है, सॉरी आपका रिटर्न एड्रेस गया है और वहां से जब तक नो ऑप्स आ रहे हैं आप नीचे की तरफ स्लाइड करी जा रहे हैं। और ये स्लाइड तब तक आप करी जाएंगे जब तक आप एक्चुअल शेल कोड तक नहीं पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही शेल कोड पे आप पहुंचेंगे आपके शेल कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी थी। अगली क्लास जो कॉम्प्लेक्सिटी, एनी क्वेश्चन? अब मेरा मशवरा होगा कि वीडियो जो है ये आप दोबारा देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बेसिकली बफर ओवरफ्लो है, कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। ऑलराइट, और इसके अलावा तीसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपको ये भी सवाल आ सकते हैं जहन में कि हमें तो लोकेशन पता ही नहीं है, यानी रिटर्न एड्रेस क्या होगा। एक सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी 3 क्या है कि आपका रिटर्न एड्रेस जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ था, ये मैं स्लाइड पे आई थिंक बुलेट गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, आपका जिस लोकेशन पे रिटर्न एड्रेस पड़ा होता है, यानी देखें दो सवाल है ना। एक सवाल मैंने आप लोगों से ये किया कि आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हमने कौन सा एड्रेस देना है। तो वो मैंने आपको कह दिया कि आप जो मर्जी एड्रेस दे दें प्रोवाइडेड कि उस एड्रेस से लेके शेल कोड तक सारे के सारे नो ऑप आपने भर दिए हो। पर अगला सवाल ये है कि आप जब बफर ओवरफ्लो करवा रहे हैं, यानी 12 का बफर था तो आपने यहाँ पे भी ओवरफ्लो करवाया, यहाँ पे भी ओवरफ्लो करवाया, यहाँ पे भी ओवरफ्लो करवाया। तो सवाल ये आता है कि आपने कहाँ तक ओवरफ्लो करवाना है, यानी आपको कैसे पता लगेगा कि रिटर्न एड्रेस जो है वो किस लोकेशन के ऊपर, यानी मेमोरी में किस एड्रेस पे रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है। ये सवाल है, समझ आइए। एक सवाल था कि रिटर्न एड्रेस क्या है, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। दूसरा सवाल है कि रिटर्न एड्रेस जो है जिस टैग में किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है उसका आपको एड्रेस कैसे पता लगेगा। तो यहां पे जवाब है कि आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। बेसिकली आपने मलिशियस कोड से पहले बहुत ज्यादा नो ऑप्स डाल दिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मलिशियस कोड के बाद आप बहुत ज्यादा दफा जो स्टैक का स्टार्टिंग एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया है जहां पे आपने जंप करवाना है वो एग्जैक्ट नहीं होगा पर अप्रोक्सीमेट होगा। तो वो एड्रेस जो है आप एक दफा नहीं लिखते हैं, वो आप बार बार लिखते हैं। तो उससे क्या होगा कि लेट्स सपोज ये आपका स्टैक है। ठीक है, इस टैग के अंदर आपने ये लोकेशन है जहां पे रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है, तो आपने किसी तरीके से इसको ओवरराइट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो नो ऑप्स लिखेंगे, और मैं एन लिख रहा हूं, नो ऑप्स, बहुत ज्यादा नो ऑप्स। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल शेल कोड, और उसके बाद वो एड्रेस जहां पे आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, यानी जब फंक्शन कंप्लीट होगा तो उस एड्रेस पे जाना चाहते हैं। और ये आप इतनी ज़्यादा दफ़ा लिखेंगे कि इवेंचुअली रिटर्न एड्रेस वाली जगह पे भी ये वाला एड्रेस आ जाएगा, बेशक इससे आगे भी आ जाए। अब क्या होगा, अब जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से उठाएगा कि रिटर्न एड्रेस क्या है। वो लेट सपोज ए है और वो लेट सपोज इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है।
ए। तो अब क्या होगा, यहां पे एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगी, इससे आगे नो ऑप है, इससे आगे नो ऑप है, इससे आगे शेल कोड है। तो अब शेल कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एज अटैकर या एज ए सिक्योरिटी पर्सन आपने इन दोनों चीज़ों को देखना होता है। यानी जो भी आप प्रोग्राम अटैक कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर कि उसमें टेक्निकलिटीज क्या हो सकती हैं। यानी मैं जब आपको सिंपल अटैक डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। पहला सवाल कि स्टैक का जो बफर है उसका स्टार्टिंग एड्रेस कैसा पता लगेगा। दूसरा सवाल आना चाहिए कि अगर पता लग भी गया है तो आप शेल कोड कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश का कैरेक्टर अरे है। तीसरा सवाल आना चाहिए कि आप जो रिटर्न एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं ताकि फंक्शन कंप्लीट करे एग्जीक्यूशन, तो फिर वहां से उस एड्रेस पे रिज्यूम करे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एड्रेस स्टैक के अंदर किस जगह पे आपने स्पेसिफाई करना है। तो ये तीनों सवाल हैं जो कि आपके जहन में आने चाहिए, और फिर इन तीनों सवालों के जवाब आपने सोचने चाहिए। यहाँ पे हमने जवाब डिस्कस कर लिए हैं, और जो पहला अटैकर था उसने बेसिकली इन सारी चीज़ों को खुद ही से सोचा था, और ये बड़ा खूबसूरत अटैक है। हाँ जी क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? Yes, sir. ऑल राइट, थैंक यू। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है कि स्टैक बफर ओवरफ्लो मैंने आपको अटैक करवाया है। अब ये इसी तरीके से हर मशीन पे आप करेंगे तो नहीं। स्टैक बफर ओवरफ्लो जो है उसके अटैक को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्टैक जो है वो ग्रो किस डायरेक्शन में कर रहा है। यानी स्टैक एक डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है और अरे भी उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो फिर शायद ओवरफ्लो ना हो या ओवरराइट वाला मसला ना हो। तो वो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और तीसरी बात है कि अंडरलाइंग हार्डवेयर क्या है। अगर डिफरेंट हार्डवेयर का डिफरेंट मशीन कोड होते हैं तो फिर आपको उन हार्डवेयर के मुताबिक मशीन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है वाइल डिजाइनिंग एन अटैक। और प्रोटेक्टिव काउंटर मेजर क्या होते हैं? नंबर वन, आप ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या तो आपको इजाज़त ना दे, नंबर वन। और नंबर टू, वो बाउंड चेकिंग करती हो। यानी बार बार जब भी आपको सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो एक बात आपको हर दफ़ा बताई जाती है कि सी प्लस प्लस जो है वो इट इज़ नॉट अ सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सेफ क्यों नहीं है? तो वो यही वजह होती है कि आप मेमोरी में किसी और के प्रोग्राम की जगह को ओवरराइट कर दें, तो फिर तो बड़ा सीरियस मसला है। और आज मैंने आपको दिखा दिया क्यों मसला है। तो आपको कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि बाउंड चेकिंग करती हो। यानी अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज में पॉइंटर है और पॉइंटर में आप किसी ऐसी जगह को एक्सेस करना चाह रहे हैं जिसकी आपको इजाज़त नहीं है, तो सी आपको इजाज़त दे देगा। जो अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको वहीं पे एरर दे देगी कि तुम्हें इजाज़त नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करें। दूसरा, प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर आपने सी प्लस प्लस इस्तेमाल करनी ही है तो फिर ऐसे फंक्शन इस्तेमाल करें जो कि सेफ है, ऐसे लाइब्रेरीज इस्तेमाल करें जो कि सिक्योर है, जो कि बाउंड चेकिंग करती हैं। ऐसे फंक्शन को ना इस्तेमाल करें जो कि सिक्योर नहीं है, जो कि बाउंड चेकिंग नहीं करते, जो कि अपने एलोकेटेड जगह से बाहर की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस और रीड और राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेट्स का फंक्शन है, स्कैन एफ है, स्ट्रिंग कॉपी है, ये सारे वो फंक्शन है जो कि सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में आपको ये तो बता दिया जाता है कि ये सिक्योर नहीं है। आज आपको वजह भी पता लगी कि क्यों ये डिस्करेज किया जाता है, इन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, और बेसिकली एक बात याद रखें कि मैं जो बार बार आपको कह रहा था कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि रूट या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के रन करते हैं और उसको आप ओवरफ्लो करवा देते हैं, तो बेसिकली मैं यही जुमला बोल रहा था कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है, और बाय द वे ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी प्रोग्राम काफ़ी फंक्शन ऐसे हैं जो कि पुराने ज़माने में लिखे गए हैं जब सी प्लस प्लस इस्तेमाल होती थी। और सी प्लस प्लस में अगर प्रोग्राम लिखा गया है
और उसने गेट्स, स्कैन एफ, स्ट्रिंग कॉपी इस तरह के फंक्शन इस्तेमाल किए तो फिर वल्नरेबल है। अगर स्ट्रिंग कॉपी इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप यकीन रखें कि अगर उसने आपको कहे कि इनपुट साइज ये होना चाहिए और आपने उससे बड़ा इनपुट साइज दे दिया है तो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा और आप अटैक में कामयाब हो जाएंगे। तो बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी हैकर ढूंढ रहे होते हैं वो यही वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिन्होंने स्ट्रिंग कॉपी इस्तेमाल किया हुआ है। और ये वल्नरेबिलिटी ढूंढने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि इस प्रोग्राम का सोर्स कोड देख लें, यानी लिनक्स का सोर्स कोड ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख लें। दूसरा होता है कि आप ट्राई कर लें, अगर कोड अवेलेबल नहीं है तो आप देखेंगे ठीक है ये प्रोग्राम है जो कि कमांड लाइन पे इनपुट मांगता है, मैं इसे 1000 कैरेक्टर्स की इनपुट दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम है एक्चुअल उसने स्ट्रिंग कॉपी, स्कैन एफ इस तरह के फंक्शन इस्तेमाल किए हैं कि नहीं। अगर किए तो आपको फौरन पता लग जाएगा और फिर आप अपना अटैक जो है लॉन्च कर सकते हैं। एक और प्रोटेक्शन है कि आप ब्लॉक कर दें पैकेट्स को जिनके अंदर नोन अटैक है, यानी ये बेसिकली रिमोट अटैक की बात हो रही है कि अगर बाहर से आपके नेटवर्क पे कोई पैकेट आया है और उसमें आपको नजर आता है कि नो ऑपरेशन वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसका हैक्स वैल्यू बार बार लिखी हुई है, यानी एक दफा नो ऑप की हैक्स वैल्यू है तो आप समझ जाए कि चलो कोई वजह होगी। पर अगर 1000 दफा है उस पैकेट के अंदर तो फिर आपके फायरवॉल को शक हो जाना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो है कोई ऐसी इनपुट देना चाह रहा है जिसके अंदर नो ऑप वगैरह है ताकि वो बफर ओवरफ्लो करे प्रोग्राम में और ओवरफ्लो करके उसकी रूट एक्सेस आपको मिल जाए। यानी अगर यूएमटी में कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर रहा है जिसे आप अपने घर से एक्सेस कर सकते हैं और वो आपसे इनपुट मांगता है और उसमें आप नो ऑप जो है 1000 दफा लिख के भेज दें तो फायरवॉल को समझ आ जानी चाहिए कि आप बफर ओवरफ्लो करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो ये रिमोट अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर रैंडमाइजेशन कर लें कि फंक्शन वेरिएबल जो स्टैक में बेसिक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी वो एक चीज आपको नजर आई थी कि वो एक ही जगह पे पड़ी हुई थी। यानी सबसे पहले स्टैक में क्या पड़ा हुआ था, मेन फंक्शन की सारी इंफॉर्मेशन, फिर फू फंक्शन की इंफॉर्मेशन यानी रिटर्न एड्रेस और वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, पैरामीटर्स, ठीक है, बफर्स, तो वो सारे एक ही जगह पे पड़े हुए थे। तो इसे आप रैंडमाइज कर दें, यानी एक जगह पे स्टैक का एक हिस्सा पड़ा हो, दूसरी जगह पे दूसरा हिस्सा पड़ा हो, तीसरी जगह पे किसी तीसरे का हिस्सा पड़ा हो। तो अब क्या होगा कि अब और एक ही फंक्शन की जो डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट एक ही स्टैक की जो डिफरेंट चीज़ें थी वो भी फर्क फर्क जगहों पे हो, यानी रिटर्न एड्रेस किसी और जगह पे हो और जो बफर है वो किसी और जगह पे हो। तो अब आप बफर को ओवरफ्लो कराते भी हैं तो रिटर्न एड्रेस जो है वो ओवरराइट नहीं होगा। तो इस रैंडमाइजेशन से भी आपका मशीन जो है वो बफर ओवरफ्लो से प्रोटेक्ट हो सकती है। और एक और कॉन्सेप्ट है स्टैक कैनरीज का। स्टैक कैनरी बेसिकली क्या होता है कि आप जो है जो रिटर्न पॉइंटर है, यानी जो बताते हैं कि फंक्शन जब खत्म होगा तो उसके बाद जहां से रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, तो उससे एन पहले आप कोई इंटीजर वैल्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उससे एन पहले कोई इंटीजर वैल्यू राइट कर दे जो कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पता है। अब जब भी रिटर्न फंक्शन रिटर्न करेगा तो उस रिटर्न वाली जगह पे जो रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड करने से पहले चेक करेगा कि उससे पहले वाला जो मेमोरी लोकेशन है जहां पे मैंने एक इंटीजर राइट किया था वो इंटीजर वहीं पे पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर वो इंटीजर वहीं पे पड़ा हुआ है अनचेंज तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो नहीं हुआ और रिटर्न एड्रेस जो है वो ठीक वाला रिटर्न एड्रेस है। ऑन दी अदर हैंड अगर वो इंटीजर वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो हुआ है, और अगर वो इंटीजर वैल्यू चेंज हुई है तो चांसेस आर कि उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन में जो रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ था फिर वो भी चेंज हो गया होगा। तो आपकी कई जो बफर ओवरफ्लो से प्रोटेक्ट करने वाले यूटिलिटीज़ हैं वो बेसिकली स्टैक कैनरीज को इस्तेमाल करते हैं। और इन केस आप सोच रहे हैं कि कैनरी का लफ्ज़ कहाँ से आया है, तो कैनरी एक परिंदा होता है, छोटा परिंदा, और पुराने ज़माने में जो माइंस के अंदर लोग काम करते थे, कोल माइंस में, वो पिंजरे के अंदर एक कैनरी को ले जाते थे ताकि अगर उस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है तो सबसे पहले परिंदा मरता था और फिर उनके पास इतना टाइम होता था कि वो माइन से बाहर निकल जाए। वरना क्या होता था कि कार्बन मोनोऑक्साइड
पॉइजनिंग ऐसी होती है कि वो माइनर को पता ही नहीं चलता और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तो इस तरीके से वो इस परिंदे को देखते थे कि अगर परिंदा बेहोश हो गया है तो इसका मतलब है कि आप खतरे की अलामत है, और फिर वो अपनी माइंड से बाहर निकल जाते थे। ठीक है क्लास, ये मैंने कहा कि आपको हिस्ट्री भी बता दूं। फेमस बफर ओवरफ्लो कौन से हुए? मॉरिस वॉर्म था 1988 में। इसमें यूनिक्स का फिंगर सर्वर, यानी फिंगर बेसिकली बताते हैं कि कौन से लोग नेटवर्क के ऊपर ऑनलाइन हैं, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फंक्शन है, विच मीन्स कि दिस प्रोग्राम रन्स विद रूट प्रिविलेजेस। यानी फिंगर का जो सर्वर रन करते हैं वो रूट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रन करता है। तो मॉरिस वोम ने क्या किया था कि इस एप्लीकेशन को ओवरफ्लो करवाया, और ओवरफ्लो करवा के अपना मिलिशियर कोड रन करवा दिया। अब क्योंकि फिंगर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रन हो रहा था, तो इसलिए मॉरिस वॉर्म जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रन हो रहा था। और अब मॉरिस वॉर्म अगर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रन होता है तो आप अंदाजा करने कितना नुकसान हो सकता है। और बाय द वे ये जिसने बनाया था उसने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उससे गलती हो गई थी, एक्सपेरिमेंट जो है वो गलत हो गया, और ये वर्म जो है बड़ा मैसिवली फैला और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। तो बेसिकली इस बंदे को 3 साल का जेल हुई थी, और जेल होने के बाद जैसे फौरन MIT में जो है वो प्रोफेसर लग गया था, क्योंकि इसने इतना खूबसूरत अटैक किया था और काफ़ी काबिल आदमी था, रिसर्चर था। इसके अलावा स्लैमर वर्म था, वो माइक्रोसॉफ्ट के सीक्वल सर्वर को टारगेट करता था, और वो 2003 के अंदर अटैक हुआ था। और बाय द वे मॉरिस वर्म देखें उसकी डेट 1988 है, यानी कितने पुराने ज़माने से ये अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर एक और वर्म था विटी वर्म, ब्लास्टर वर्म, वो भी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके उन्हें ओवरफ्लो करवा के अपना मिलिशिया कोड रन करते थे। ठीक है, तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अटैक है और काफ़ी इंटेलिजेंट अटैक है कि बेसिकली आप किस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नॉर्मल वर्किंग होती है प्रोग्राम रन करने की, उसको कैसे आप डाइवर्ट करवा देते हैं सिंपली एक इतनी ज़्यादा इनपुट दे के बफर ओवरफ्लो हो जाए। यानी बहुत ही खूबसूरत अटैक है। बाय द वे ये सबसे पहले जिसने किया था वो भी आई थिंक अर्ली 1980s का कोई अटैक था, और उस पेपर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आप बेशक गूगल कर लेना, उसका नाम है स्मैशिंग द स्टैक फॉर फन एंड प्रॉफिट। तो उसमें जो है इस पूरे अटैक की पूरी डिटेल्स हैं जो उस बंदे ने अटैक किया था। और अगर आप पूरा पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यही चीज़ आप सर्च करना, स्टैकिंग द स्मैश फॉर फन एंड प्रॉफिट, तो वो आपको नेट पे काफ़ी वीडियोस आ जाएंगी जो कि उस पूरे पेपर की जो है डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरा मशवरा होगा कि वो ज़रूर देखें। अगर इस कोर्स में नहीं तो एटलीस्ट कोर्स ख़त्म होता है तो गर्मी की छुट्टियों में जिन लोगों को सिक्योरिटी का शौक है ना, तो स्टैक ये बफर ओवरफ्लो जो है ये देखें और इसे ट्राई भी करें। बल्कि मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर कोई ऐसी असाइनमेंट बना सकूं जो आप अपने घर की मशीन पर रन कर सकें तो मैं देख लूंगा। अगर नहीं हो सका तो मैं एटलीस्ट आपको गाइड कर दूंगा कि जो करना चाहे वो किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मसला मेरे पास ये है कि यूनिवर्सिटी नहीं खुली है ना, तो यूनिवर्सिटी में तो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है मेरी मर्जी का, घरों पे नहीं होता, तो वो फिर प्रॉब्लम है। एनीवे, एनी क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ऑल राइट, इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।